एक तो विदेशों में विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की स्थानीय सत्ता के लोगों से मुलाकात यह अप्रत्याशित नहीं है। जी। यूएस में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, रोम में इस तरह की बैठकें होती हैं और वहाँ के नेता वहाँ की जो सत्ता है, विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक नेता जो हैं वो भले किस कोई प्रधारक हो या ना हो, उनसे मिलने में संकोच नहीं करते। भारत में भी आप देखिए, भारत में भी आए ये अब तो मैं जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब दौरा करते हैं, कई उसमें से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के बाद वो सोनिया गांधी से भी मिलते हैं। आए दिन ये खबरें आती हैं। ये एक एक तरह की माने राजनयिक कटसी है ये। और जो लोकतांत्रिक देश हैं पश्चिमी यूरोप के, यूएस के, ये इसका पालन करते हैं। यही नहीं, ये उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने जाते हैं जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उसके उससे अलग दल के लोग हैं। ये एक बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है जिसका वो पालन करते हैं और उसको मानते हैं कि देशों के बीच में इस तरह के तालमेल होने चाहिए। या इस तरह के देश हैं जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट में बहुत जोर देते हैं। सरकार के स्तर पर इनका जोर उतना नहीं होता जितना इनका जोर होता है पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट के लिए। एकेडमिशियंस के बीच में, संस्थाओं के बीच में संपर्कों के लिए बहुत बहुत बल देते हैं। इसलिए अधिकांश जो आप देशों के साथ अगर आप ध्यान करेंगे तो वो कहते हैं कि पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट की जो मात्रा है, जो गुणवत्ता है, इसको और बढ़ाया जाए। राहुल गांधी भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता हैं। भले वो संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन एक उस प्रमुख दल के नेता हैं जो कई वर्षों तक इस देश में सत्ता में रही है और उसके दोबारा भी सत्ता में आने की संभावना है। इस भारतीय राजनीति के संसदीय इतिहास में उनके राजनीतिक दल का बहुत बड़ा योगदान है और वो एक ऐसी पार्टी है जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल के साथ कभी उसका कोई तालमेल नहीं हो सकता, कि यानी कि दोनों में वैचारिक मतभेद जबरदस्त है। आपको याद होगा, मैं उस दौरे में चीन में था। मनमोहन सिंह जी चीन दौरे पर थे और शी जिनपिंग से मिलने के बाद वह निवर्तमान प्रधानमंत्री से मिलने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की और वह जो उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, और उनके घर जाकर के उन्होंने मुलाकात की और लगभग 45 मिनट तक उनके साथ रहे। तो यह जो बड़े नेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, जिनकी छाप है, वह इस तरह के राजनीतिक मुलाकातों में विश्वास रखते हैं और मिलते हैं। यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक ऐसा ही देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने उन लोकतांत्रिक देशों के विभिन्न नेताओं से संपर्क रखने में कोई गुरेज नहीं करता जिनको वो मानता है कि जहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन हो रहा है या जहाँ के प्रमुख नेताओं के साथ उनके संपर्क होने चाहिए। हालांकि अगर आप याद कीजिए तो यही डोनाल्ड लो साहब हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने आरोप लगाया था कि उनका तख्ता पलट में इन्हीं की भूमिका है। इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। खैर, ये तो राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती हैं। यह जो मुलाकात है वह इस बात का परिचय है भारतीय संदर्भों में कि भारतीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी एक प्रमुख नेता, इनकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने विदेशों में, यूएस में जाकर के जो सवाल पैदा किए हैं वो सवाल महत्वपूर्ण है। उन सवालों का जवाब भारत सरकार को देना ही होगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और आप देखिए एक दो वक्तव्यों को छोड़ करके उन्होंने मोदी जी को छोड़ करके मोदी जी पर उतने हमले नहीं किए जितना सरकार के कामकाज पे हमले किए। जयशंकर जी बहुत विद्वान आदमी हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार मुझको नहीं है। बहुत विद्वान पिता के पुत्र भी हैं, वो बहुत लंबा उनका राजनयिक अनुभव है। लेकिन अगर उनके जैसा व्यक्ति यह बताता है कि चुनाव करा देना ही लोकतंत्र का अस्तित्व मान लिया जाए, तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये बड़ी छोटी बात कही उन्होंने। उनके जैसे व्यक्ति से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं की जाती। चुनाव तो पुतिन साहब भी कराते हैं साहब। पुतिन साहब चुनाव से लड़ करके आए हैं। उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी नॉमिनेट कर दिया, 5 लोग बैठे उनको नॉमिनेट कर दिया। वो कहते हैं कि जनमत से हम जीत करके आए हैं। शी जिनपिंग साहब को जो सत्ता मिली हुई है और लंबे समय तक के उनको दोबारा सत्ता मिल गई, उनको भी लोगों ने वहां की पार्टी में बैठ करके सौंपा है। तो आप मान लीजिए कि वहां भी वही स्थिति जो लोकतंत्र की, क्योंकि चुनाव वहां भी हो रहा है। लोकतंत्र हुआ है कि आपके लोकतांत्रिक संस्थाएं कितने विधि सम्मत तरीके से काम कर रही हैं, आपकी सरकार जनता के इच्छाओं के अनुरूप कितना काम करती है।
आपके जो संवैधानिक पदधारक हैं उनको काम करने का कितना अधिकार प्राप्त है, जो संवैधानिक विभाजन है विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संस्थाओं में, उनका आदर कितना आप करते हैं, असहमति को कितना आप स्थान देते हैं, आलोचना को कितना सुनने का आप मादा रखते हैं। ऐसे तमाम कारक हैं जिनको लेकर के आप एक पूरे लोकतंत्र की, एक वाइब्रेंट लोकतंत्र की आप कल्पना करते हैं और उसके अस्तित्व की बात करते हैं। चुनाव करा देना और चुनाव हो जाना यह महत्वपूर्ण नहीं है। और जयशंकर जी जैसे काबिल व्यक्ति से हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति ये उम्मीद नहीं करता कि बड़े साधारण तरीके से आप इस चीज़ को परिभाषित करने का सवाल करेंगे। और जो व्हाइट हाउस का जो टिप्पणी है, जो वक्तव्य है, वो भारत के बारे में है, भारत की सरकार के बारे में नहीं है। भारत एक वाइब्रेंट लोकतंत्र है, इसमें कोई बहस नहीं है। हम भी कहते हैं कि भाई हमारा देश लोकतांत्रिक है, हम भी ये कहते हैं कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म नहीं होने देंगे। हम विश्वास भी व्यक्त करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर हो रहे किसी हमले को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सवाल है कि जो लोकतंत्र हमारा बना हुआ है, जिस लोग हमको चिंता क्यों होने लगती है कि दायित्वों के निर्वहन के लिए हमारे पास संविधान है, और आप कहते हैं कि हमारे में दायित्व बोध बना रहे, उसके लिए हम सिंगुल लाएंगे, तब चिंता होती है। हम जब आप ये कहते हैं कि साहब हमारे लिए जो संवैधानिक जो पदधारक हैं वो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के जिंदा रखने के लिए, और आप इस देश की नई संसद के उद्घाटन के समय में जो देश के दो प्रमुख संवैधानिक पदधारक हैं उनको आमंत्रित तक नहीं करते। आप यह भी कोशिश नहीं करते हैं कि उस मौके पर जो विपक्ष है वह मौजूद रहे। विपक्ष के साथ जो तालमेल होना चाहिए, जो अब तक का इतिहास है और बड़ा स्वर्णिम इतिहास इस देश का रहा है कि सरकारों का विपक्ष के साथ तालमेल रहा है। वैश्विक स्तर पर सरकारों ने विपक्ष के नेताओं को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है और उन प्रतिनिधिमंडलों में वो शामिल रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री के साथ विदेशों के दौरे के दौरान विपक्ष के नेता उनके प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे हैं। आप उस परंपरा का पालन कितना कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तब इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। अब जो मोदी जी को लेकर के जो वहाँ के सिविल सोसाइटी में लेकर के एक चिंता व्यक्त की जा रही है, जो विरोध व्यक्त किया जा रहा है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी समूह के लोग हों, अगर उस देश के नागरिक जो वहाँ रह रहे हैं और अपने देश से आने वाले प्रधानमंत्री के यात्रा को लेकर अगर इस तरह का विरोध करते हैं, तो यह भारतीय राजनयिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह इस बात का चिंता होनी चाहिए कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों पैदा किए जा रहे हैं। आप इसको नकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ दल, सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा ये निकाल के लाएगी कि इन 17 लोगों में 18 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। वह लेकर के आएगी कि इन 17 लोगों में 19 लोग ऐसे हैं जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। ये वो खोज करके ले आएंगे कि 17 संस्थाओं में 21 संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें केवल और केवल वो लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो कांग्रेस के वेलविशर हैं। तो एक अलग तरह का वो नरेशन चलाने का सवाल पैदा करेंगे, ये बांटने का सवाल की कोशिश करेंगे और इस पूरे विरोध को के असर को कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात इससे खत्म नहीं होती, इसलिए खत्म नहीं होती कि अगर विदेश में रहने वाला हमारा देश का नागरिक, जो हमारे देश का प्रतिनिधि है, हमारे देश का राजदूत है, हमारे देश का प्रतिनिधि है, वो हमारे देश का उस देश में उदाहरण है, उस देश की प्रगति में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करता है। अगर उसका एक आदमी भी कहता है, एक व्यक्ति भी ये कहता है कि साहब हमारे प्रधानमंत्री को आपने क्यों बुलाया है, तो इस बात की चिंता की जानी चाहिए। लेकिन इस सदाशयता की उम्मीद तो हम सरकार से करते हैं, कितना इसका पालन करेंगे तो ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अगर आप इस देश के महिला पहलवानों को से बात करने के लिए दिन के उजाले में तैयार नहीं है और आप ये कहते हैं कि ये बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कहीं हमारी आपसी मुलाकात भी है, तो सरकार के कामकाज का यह तरीका बहुत उचित नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कामकाज का तरीका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि